जय हिंद मित्रों। आपके सामने मैं मनोज सिंह तोमर आज इस लाइव क्लास में पढ़ने पढ़ाने के विषय पे नहीं वरन अपने एक अनुभव को आपके साथ साझा करने का इरादा है मेरा। मेरा पहला जो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू हुआ सीएपीएफ का, तो ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सब परीक्षाओं में लगे हुए हैं, तो उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस विषय पे बात करूं। तो आज मैं थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, कैसे मैं इस परीक्षा में सम्मिलित हुआ, कैसे मैंने रिटन क्वालिफाई किया, किस प्रकार मैंने इंटरव्यू दिया, तो उस विषय पे आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो जिस जमाने की बात है बेटा, उसमें और आज के जमाने की परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले मैं परीक्षा के पैटर्न पे थोड़ा बात कर लेता हूँ, और एग्जामिनेशन को मैनेज करने वाली बॉडी में भी डिफरेंस हुआ। एक्चुअल में मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू दिया था 1995 में। तो 1995 तक जो परीक्षाएं थी, या बाद में भी कुछ वर्षों तक ये परीक्षाएं फोर्स ही लिया करती थी बारी बारी से। किसी वर्ष सीआरपीएफ लेती थी, तो किसी साल बीएसएफ, किसी साल आईटीबीपी। तो जिस साल मैं ये रिटन क्वालिफाई किया, उस साल ये परीक्षा सीआरपीएफ ने मैनेज किया था। तो उस विषय पे बात करेंगे। आज की डेट में ये परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी कर रही है, संघ लोक सेवा आयोग कर रही है, और आज इसे हम सीएपीएफ के नाम से जानने लगे हैं। तो हमारे जमाने का जो पैटर्न था उस पे और आज का जो पैटर्न है उस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, और फिर हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करते, साझा करते हैं। तो पहले जो इसका परीक्षा का पैटर्न था, सिलेबस था, वो क्या था, उस पर बात कर ले रहे हैं। और आज की डेट में परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है, इस विषय पे बात कर लेते हैं। फिर आते हैं अपने अनुभव वाले सेगमेंट पे, आपसे कुछ बातचीत करेंगे। और वर्तमान क्या है, तो थोड़ा सा इस पे आपसे बात कर लेते हैं। हम लोग जिस जमाने में परीक्षा दिए, उस समय 2 पेपर होता था। जो फर्स्ट पेपर था, जिसको जीएस कहा जाता था, इस पेपर में कुल क्वेश्चन होते थे 200, और टाइम जो होता था वो टाइम था 2 आवर्स। ये तो फर्स्ट पेपर था। जो सेकंड पेपर था, इसका जो पेपर था वो 2 चीजें सिर्फ पूछी जाती थी। एक कॉम्प्रिहेंशन, और एक एसे। हाँ, इसका जो मार्क्स हम लोग के समय में हुआ करता था, ये 200 नंबर का 200 मार्क्स का था, और ये 100 मार्क्स का होता था। ये परीक्षा का पूरा शेड्यूल था। अब इस 200 में जरा सा देख लें क्या क्या आता था। इस 200 में 80 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते थे, 80 क्वेश्चंस जीएस के होते थे, और 40 क्वेश्चंस मैथ्स के होते थे। आज के पैटर्न पे हम बात कर लेंगे, लेकिन हम लोग जिस जमाने में परीक्षा दिए, रिटन क्वालिफाई के, उस जमाने परीक्षा का पैटर्न क्या था, वो 80 क्वेश्चन रीजनिंग के होते थे, 80 ही क्वेश्चन जीएस में होते थे, 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे। कॉम्प्रिहेंशन जैसे आज का कॉम्प्रिहेंशन है वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन था, ऐसे वैसे ही जैसे आज का है वैसे ऐसे होता था। हाँ, मार्क्स में भी डिफरेंस था, आज का मार्क्स वगैरह थोड़ा बदल गया है, लेकिन कुल मिला जुला के कंपटीशन लगभग आज के जैसा था। अब थोड़ा मैं अपने कुछ परीक्षा की तैयारी के विषय में आपसे चर्चा कर लूं। एक्चुअल में हम लोग हिंदी माध्यम के पढ़े हुए लोग थे। ईविंग किशन कॉलेज इलाहाबाद में कॉलेज है, वहां से हम लोगों ने बीएससी किया। 1991 बैच में पास आउट हुआ। उसके बाद फिर कुछ विचार आया कि कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए, क्योंकि हमारे जमाने में इलाहाबाद में सिर्फ एक ही नारा हुआ करता था, पीसीएस या आईएएस। तो सारे लोग लगते थे, तो हम लोग भी लगे शुरू में। लेकिन फिर ये मन हुआ कि थोड़ा सा जो आंतरिक इच्छाएं हैं फोर्स वगैरह में जाने की,
तो थोड़ा उधर इंटेंड हो गए और इन परीक्षाओं की ओर चले गए। तो शुरू में तो कमांड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें मैंने 7 बार एसएसबी दिया, तो खैर हुआ नहीं, तो फिर मैं इस परीक्षा की तरफ मूव कर गया। तो एक अनुभव ये बताऊं कि जो मेरा पहला जो परीक्षा हुई आ, वो 293 के आसपास, उसका सेंटर एमएनआर में था, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज था। परीक्षा के सिलेबस वगैरह पे बहुत व्यापक समझ नहीं थी, बचपने में जाके परीक्षा दिया तो पता ही नहीं चला रिटेन में। तो बड़ा डिप्रेशन हो जाता है जब आपका रिटेन में नहीं होता, हम लोगों को भी हुआ। समीक्षा हुई, क्योंकि हमारे जमाने में कोचिंग वोचिंग तो होती नहीं थी, जो भी होता था सेल्फ स्टडी ही था। तो जो अपने ढंग से हम लोगों ने समीक्षा किया, उसमें कुछ चीजें निष्कर्ष निकली, 2-4 मित्र थे आसपास के। फिर हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि नहीं नहीं, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके और जहां जहां कमियां हैं उसको ठीक करके हम लोग परीक्षा दिए। तो अगली बार मेरा सेंटर था इलाहाबाद में, जो हमारे मित्र रहते होंगे या आप अगर गए होंगे, वहाँ एक बॉयज हाई स्कूल है, वहां मेरा सेंटर था। अच्छा, मेरी परेशानी ये थी कि सेंटर पे जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन फील होता था कि सारे लोग तो ठीक ठाक लग रहे हैं, हम ही गड़बड़ लग रहे हैं। इस तरह की एक सोच होती थी, ये मुझे लगता है सभी बच्चों में होती है थोड़ा सा। तो परीक्षा दे के जब मैं निकला तो बड़ी मेरी दुर्गति हुई परीक्षा में। दुर्गति ये हुई कि हम एक पूर्वानुमान लेके परीक्षा में जाते हैं कि भाई हम इतना कर लेंगे तो पेपर हमारा ठीक होगा। तो कभी कभी पूर्वानुमान के अनुसार पेपर जब नहीं होता तो बड़ा डिप्रेशन होता है। तो मेरे साथ क्या गड़बड़ी हुई वो जरा समझ लें। 80 रीजनिंग में, यानी 80 क्वेश्चन जो रीजनिंग का था, प्रथम दृष्टया मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था जिसको मैंने पहले से उस टाइप के क्वेश्चन को किया हो। तो अच्छा, बड़े मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, तो मैं तो एकदम से परेशान हो गया कि अब ये परीक्षा तो हाथ से गई। तो 5-10 मिनट तो मैं डिप्रेशन में था, इतनी मेहनत किया साल भर और सेल्फ स्टडी किया, और फिर ये परीक्षा तो लग रहा है इस बार भी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाया और कहा कि जो भी समझ में आएगा मैं वो क्वेश्चन को करूंगा। तो मैंने खैर जो भी मुझे समझ में आया मैंने किया। लगभग 60-65 के आसपास क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही कर पाया, बाकी मुझे समझ ही नहीं आया और बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सही ही हो रहा है। और ऐसा नहीं था कि रीजनिंग पे हम लोगों ने मेहनत नहीं की थी, काफी मेहनत किया था, लेकिन वो पेपर ही कुछ इस तरह का था कि वो सर के ऊपर से निकल रहा था। जीएस ठीक ठाक था, जीएस में 70+ किया, मैथ भी ठीक ही ठाक था, 35 के आसपास किया। तो अब अंदर से ये हो रहा था कि आखिरकार अब हम किस लेवल पे हैं, क्योंकि कंपटीशन हमेशा सापेक्षिक होता है। कंपटीशन लोगों से होता है ना बेटा, कि कंपटीशन से कंपटीशन थोड़ा ही होता है। जो मित्र मुझे सुन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। जिस पेज पे मैं लाइव हो रहा हूं, अभी थोड़ी देर के पहले फिर कंटेंट पे बात करूंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था पे चर्चा हो रही, तो 12 बजे हम उस पर लाइव होंगे, आपसे बात करेंगे। कुछ बच्चों की जिज्ञासा थी कि सर अपना अनुभव शेयर करिए, सो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं परीक्षा दे के जब निकला तो सारे बच्चे निकलते हैं तो जगह जगह झुंड बना के बच्चे चर्चा करते। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि बाकी लोगों का पेपर कैसा हुआ। तो कुछ जगह 10-12 बच्चे खड़े थे, तो उस भीड़ में मैं गया। परिचित लोग नहीं थे, अपरिचित लोग थे, कि कुछ बातचीत कर रहे होंगे तो मैं सुनूंगा कि आखिर लोगों का पेपर कैसा हुआ। मेरी तो खैर बड़ी दुर्गति हुई रीजनिंग में। तो वहां जब मैंने सुना तो कोई कह रहा है कि मेरा रीजनिंग में 75+ है, कोई कह रहा है मेरा 78 है। तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया कि मैंने तो 65 अटेम्प्ट ही किया, सही उसमें कैठो है मुझे पता ही नहीं है, और यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि 70 और 78। तो मैं और डिप्रेस हो गया और मैं ये श्योर हो गया कि अब मेरा कहीं रिटन उटन में होना नहीं है। मैं जनरल कैंडिडेट हूं तो थोड़ा सा और परेशानी हो रही थी। खैर परीक्षा हो गई, हम लोग हॉस्टल में आ गए, और अच्छी न्यूज ये थी कि उस साल का रिटन मैंने क्वालिफाई किया। तो जब आप अपने प्रतियोगी परीक्षा के जीवन से गुजरते हैं, कई उतार चढ़ाव को देखते हैं, तो बड़े ढेर सारे आपके पास अनुभव भी होते हैं। मुझे भी एक अनुभव हुआ कि अमूमन बच्चे जब परीक्षा दे के बाहर निकलते हैं तो वो थोड़ा सा हाइपर रहते हैं, सत्य का सामना वो कर नहीं पाते।
और परीक्षा के बारे में उनका असेसमेंट गलत रहता है, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये सब भी आदत होती है बच्चों की। तो वो जो भी बात कर रहे थे लोग, मुझे लगता है बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे थे। और मेरा अगर रिटेन क्वालिफाई हुआ तो मैं ये श्योर था कि अब बाकी लोग तो बड़े भारी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, और हकीकत तो कुछ और ही थी। तो खैर एक हर्डल मैंने पार किया। फिजिकल वगैरह की प्रक्रिया होती है, तो वो फिजिकल और इंटरव्यू के लिए हम लोगों को कॉल किया गया रामपुर में। तो रामपुर में सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है, तो वहीं पे हम लोगों को कॉल किया गया। तो वहां पे परेशानी ये हो गई कि जिस अगली मॉर्निंग में हम लोगों का फिजिकल होना था, वहां शाम को हो गई बारिश। ग्राउंड में बड़ा पानी वानी भी भर गया। जिस ग्राउंड में फिजिकल वगैरह होना था, दौड़ होती है 800 मीटर की, 100 मीटर की, सब आपको पता होगा। खैर अगले दिन किसी तरह से ग्राउंड को फोर्स ने मैनेज किया। खैर फिजिकल क्लियर हुआ। अब बारी आई इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में उस समय जो बोर्ड बनता था उसमें फोर्स के ही लोग होते थे। तो उस समय सीआरपीएफ के डीजीपी थे श्री विलास मणि त्रिपाठी जी, वो बोर्ड के चेयरमैन थे। तो बड़ा एक असमंजस की स्थिति होती है जब कोई बच्चा इंटरव्यू वगैरह दे रहा होता है, वो भी पहली पहली बार इंटरव्यू दे रहा होता है, तो हर बच्चा घबराता रहता है। स्वाभाविक भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। खैर कुछ अनुभव अनुभव लेके बाकी मित्रों से मैं भी गया इंटरव्यू देने। तो वो जो इंटरव्यू के पहले का लगभग आधे घंटे या 1 घंटे का समय होता है, वो बड़ा परेशान करने वाला होता है कि आप इंतजार कर रहे होते हैं और आपके अगले कैंडिडेट का इंटरव्यू हो रहा होता है, तो मन में तमाम भावनाएं, तमाम चीजें चल रही होती हैं। यही वो वक्त होता है जिसमें व्यक्ति को अपने आप को संतुलित करना होता है। तो बचपना था, जो कर सकते थे वो किए। खैर इंटरव्यू के लिए गया मैं, सबको विश्वास किया। उसके बाद बैठने के लिए मुझे कहा गया, मैं बैठा। और कहीं कोई औपचारिकता की शुरुआत नहीं हुई, सीधे क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया कि भारत की जो रक्षा परमाणु नीति है वो क्या है। तो जो भी मुझे समझ में आया एट दैट टाइम मैंने बताया। उस समय लोकसभा का चुनाव होना था और एक बड़ा चर्चा फैली हुई थी हमारे यहाँ की ये जैन हवाला कांड, ये कोई हवाले का बड़ा भारी मामला उजागर हुआ था। उसके यहाँ कोई डायरी वायरी बरामद हुई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम था। तो मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या इससे बीजेपी के चुनाव पे प्रभाव होगा। तो मैंने अपनी राय दी उस पर, जो भी मुझे उस समय उचित लगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर मुझसे ये पूछा गया कि फेयर इलेक्शन कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वे इलेक्शन होने जा रहे थे तो स्वाभाविक था उससे प्रश्न होगा। तो फिर मुझसे ये पूछा गया कि इलेक्शन को फेयर कराने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब चूंकि ऐसे प्रश्न सोच समझ के इसका उत्तर देना होता है और इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन आता है तो इंस्टेंटेनियस आंसर भी देना होता है। उस समय मेरे मन में यही विचार आया कि इलेक्शन में, मैंने कहा बोर्ड से कि सर इलेक्शन में जो करप्शन के मॉड हैं वो पहले डिटेक्ट हो जाए, समझ में आ जाए, तो फिर दूर करने पे विचार किया जा सकता है। तो 3 ही परेशानी थी, मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ मसल पावर एंड फॉल्स पोलिंग। ये मैंने बताया कि 3 ये समस्याएं हैं, बड़ी समस्या हैं। और इन तीनों को दूर करने के लिए अगर हम सिस्टम बना लें तो इलेक्शन फेयर हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि कैसे ये सिस्टम बनेगा। तो उसमें टीएन सेशन साहब का वो फोटो पहचान पत्र वाला मामला शुरू हुआ था। तो मैंने बताया कि अगर फोटो पहचान पत्र मैडेंट्री हो जाए तो फॉल्स पोलिंग रुक जाएगी, और इलेक्शन कमीशन के मापदंडों को अगर कड़ाई से पालन किया जाए तो मिसयूज ऑफ मनी भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि ये मसल्स पावर जो है, यानी शक्ति का जो प्रयोग हो जाता है चुनाव में, उस जमाने में बहुत होता था, अब तो ये सब नहीं हो पाता। तो मैंने यही कहा कि सर फोर्स में हमको ले लीजिए तो फॉल्स पोलिंग हम रोक लेंगे। तो थोड़ा सा मजाकिया माहौल भी हो गया, इस विषय पे चर्चा हुई। तो जब आपका इंटरव्यू के मेंबर से और आपके बीच में जो कनेक्टिविटी बेहतर होने लगती है, रिस्पांस दोनों तरफ से आने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू ठीक दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगा कि मैंने आंसर ठीक दिया। फिर उसके बाद मुझसे
एक तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिया गया। वो ये पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है उनके प्रदेशों का नाम आप बताएं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सौभाग्य से उसका उत्तर मैं दे पाया, मेरे जहन में था, मैंने बता दिया कि उत्तर से दक्षिण को जो प्रदेश पाकिस्तान की सीमाओं के साथ लगते हैं वो मैंने बताया। फिर बोर्ड के एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि भारत और भूटान के संबंध पे कुछ बताइए। तो जो भी उस समय मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आंसर दिया। फिर एक प्रश्न ऐसा था जिसके लिए अमूमन बच्चे तैयार तो रहते हैं लेकिन कंप्लीट तैयार नहीं हो पाते, वो प्रश्न होता है आपकी हॉबी। तो मुझसे भी पूछ लिया गया, और वो चूंकि हॉबी पढ़ने पढ़ाने के दौर में क्या हॉबी होती है, बच्चा जब इलाहाबाद में तैयारी कर रहा होता है तो उसकी एक ही हॉबी होती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और किसी तरह से रिटन क्वालिफाई करना। लेकिन अब चूंकि एक औपचारिकता है तो सब लोग कुछ ना कुछ बताते ही हैं। तो मैंने बता दिया कि लाइट म्यूजिक सुनना मेरी हॉबी है, हल्की म्यूजिक सुनना। तो उसमें प्रश्न पूछ लिया गया कि गजल और कव्वाली में क्या डिफरेंस है, गजल की ओरिजिनेशन क्या हुई। बहरहाल कुल मिला के लगभग 40-45 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू से मैं संतुष्ट था। एक बात आपको बताना चाहेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी जीवन में मैं एक औसत स्तर का विद्यार्थी था। चूंकि ये जो परीक्षाएं थी या आज भी जो परीक्षाएं होती है, मैं कभी देखता हूँ सोशल मीडिया पे यहाँ वहां, तो इसको इतना हाइपर देके कुछ लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ऐसी परीक्षा है वैसी परीक्षा है। कुछ नहीं है। इन परीक्षाओं के लिए आपको बस एक काम करना होगा, सिस्टमैटिक ढंग से काम करिए। अभी जो पेपर का पैटर्न बदल गया है वो आप देख ही रहे हैं। अभी जो वर्तमान का पैटर्न हो गया है वो ये हो गया कि इसमें जो फर्स्ट पेपर है इसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 250 इसके मार्क्स हैं, टाइम आपका 2 ओवर है। अब इसको टैकल करने के लिए सबसे जरूरी है कि जीएस का इनहेंस स्टडी होनी है, क्योंकि आज की जो परीक्षा है यूपीएससी ले रही है, संघ लोक सेवा आयोग ले रही है, और यूपीएससी की जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें जीएस का एक स्तर होता ही है और उस लेवल पे आपको जाके जीएस पढ़ना ही होगा। इसको टैकल करने का आसान तरीका है कि आप जीएस को बहुत अच्छे से पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस मैथ्स वगैरह के आते हैं बेसिक, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो अर्थमेटिक के कुछ बेसिक टॉपिक पे अगर बढ़िया से काम कर ले तो मुझे लगता है कि आज की डेट में मैनेज हो जाएगा। हाँ, सेकंड पेपर अब थोड़ा सा लेंदी किया गया है। सेकंड पेपर में अब जीएस भी जोड़ दिया गया, साथ में कॉम्प्रिहेंशन तो है ही है जो पहले था, और साथ में ऐसे जो पहले था वो भी है। अब समय 3 आवर कर दिया गया। मार्क्स इसके 200 कर दिए गए, यानी अब कुल 450 का हो गया। हम लोगों के जमाने में ये 300 का था। तो मार्क्स कुछ भी हो बेटा, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। बस ये है कि परीक्षाओं के पैटर्न को समझिए। अब ऐसे वगैरह के लिए हम लोग क्या करते थे कि एडिटोरियल को पेपर कटिंग करना, उसको लिखना, 2 बार 3 बार लिखते थे। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के थे इसलिए इंग्लिश में लिखना थोड़ी तकलीफ दे था, लेकिन फिर भी किया। तो आप लिखने की प्रैक्टिस अगर करते हो लगातार और कुछ टॉपिक को सेलेक्ट करके अगर आप लिख रहे हो तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में अगर जो आपने तैयार किया है उससे इतर भी कुछ आएगा तो आप मैनेज करके जरूर। तो आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और इन परीक्षाओं के बारे में जो लोगों ने दुष्प्रचार किया है कि ये ऐसी, मैं बताऊं आपको कि मैं पिछले 20 साल से इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं। जो गांव देहात के बच्चे हैं उनमें कम से कम 20 बच्चों को मैंने असिस्टेंट कमांडेंट बनाया है जो रूरल एरिया के, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया कि ये मेरा अनुभव था। रवि कुमार, यशवंत, संतोष, न जाने कितने बच्चे जो गांव देहात के थे, सिपाही से ज्यादा इन बच्चों का सपना नहीं होता
इन बच्चों को मैंने हिम्मत दिया, मैंने ताकत दिया और मैंने कहा कि आप कर सकते हो। बच्चों ने कर दिखाया। जॉब कर रहे हैं बच्चे, नौकरी कर रहे हैं। कोई सीआरपीएफ में है, कोई बीएसएफ में है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है बेटा कि आप हिम्मत जुटाइए, प्लान बना के स्टडी करिए, सही ढंग से काम करिए, कंपटीशन के रिक्वायरमेंट की दिशा में बने रहिए। इधर उधर बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आपको सोशल मीडिया में यहाँ वहां बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, उस सपोर्ट को लीजिए और डेफिनेटली आप कर दिखाएंगे। तो आज अपनी बात मैं यही समाप्त करूंगा और कल मैं फिर अपने रेगुलर सेगमेंट पे आएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के बाद जो अपना भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान पे बात कर रहा हूँ उस पर लाइव आऊंगा। 12 बजे से आपके सामने मैं फिर आऊंगा, बातचीत करूंगा। थैंक यू सो मच।